प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य विषय से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आई हूं, जो कि 2 दिसंबर 2015 में आयोजित किया गया था। और जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे सिर्फ 2 पेपर होते हैं। पहला हमारा जो मुख्य प्रश्न पत्र का है, तो वो होता है जो कि जिसे 50 क्वेश्चन होते हैं 100 अंकों का, है ना। और जो हमारा दूसरा है, तो वो हमारे मुख्य विषय का होता है, जो हमारा विषय है उसमें 100 प्रश्न होते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले 3 प्रश्न पत्र होते थे। 2018 से यूजीसी ने इसको चेंज कर दिया, अब 2 ही प्रश्न पत्र होते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउट में मत होइएगा कि यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 लिखा है तो यहाँ 50 प्रश्न ही, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये पहले उसका द्वितीय प्रश्न पत्र है, यानी हमारे हिंदी का जो दूसरा प्रश्न पत्र था वो ये इसका आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसका एक और होता है तृतीय प्रश्न पत्र भी, तो वो भी चेंज हो गया है। तो हमारे अब दो ही पेपर होने लगे हैं ना। ये मुझे आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि आज इस क्वेश्चन को देखते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रश्न पसंद आएंगे और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अवधि का जो संबंध है वो बिहारी हिंदी से नहीं है। तो फिर अवधि का संबंध किससे है? तो अवधि का संबंध बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, पूर्वी हिंदी से है ना। अवधि का संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी से। अब बचे हमारे ये 3 ऑप्शन, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो आप जानते ही हैं कि जो भोजपुरी है और भोजपुरी, मगही और मैथिली जो हमारी भाषा है, तो ये बिहारी वर्ग के अंतर्गत आती है ना। और यदि इसके उद्भव की बात करूँ तो ये मागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति इसकी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हमें बताना है कि कौन हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन, इसका करेक्ट है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं हिंदी साहित्य अतीत के लेखक। अब फिर आपको याद रखना होगा श्याम सुंदर दास का इन्होंने क्या लिखा है। तो श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास लिखा है और हिंदी भाषा और साहित्य भी लिखा है इन्होंने। और विश्वनाथ त्रिपाठी का भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत, जो 2 भागों में डिवाइड है हिंदी साहित्य का अतीत। फिर हम गणपत चंद्र गुप्त की बात करें तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 भागों में ही डिवाइड है। अच्छा, इनके जो तीनों अलग से दिए गए हैं ऊपर, ये हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दोहा या दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अपभ्रंश भाषा का शब्द है दोहा या दुहा। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, संदेशणौ सविस्तरौ हणौ कणहौ असमत भण पिय इक्कति बलिय डई वे समाणा हथ। उपयुक्त दोहा किसका है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये अब्दुल रहमान का है। राइट आंसर इसका ये है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के हमें रचनाकार बताना है। तो आप देख लीजिए कौन है, सूरदास हैं कि गुरु नानक हैं, कबीर हैं या रैदास हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बी नंबर करेक्ट है। यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन हम साथ कर रहे हैं, तो आप यदि उसको देखते होंगे तो आप समझ जाएंगे गुरु नानक जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टशाप का कवि नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अष्टशाप के कवियों में शामिल नहीं है। ध्रुवदास जो है वो अष्टशाप के कवियों में शामिल नहीं है। जबकि अष्टशाप के कवियों में कौन कौन आते हैं मैं बताना चाहूँगी। कुंभन दास आते हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास अष्टशाप के कवियों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, तुमने के दुहि जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तेरे पैया। निम्न काव्य पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताना है हमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, कुंभन दास हैं। और कुंभन दास बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, प्रथम अष्टशापी कवि हैं। इनका जो जन्म समय माना गया है 1468 से 1583 ईस्वी माना गया है। ओके, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है।
रायमल्ल पांडे हैं जिन्होंने हनुमान चरित्र की रचना की है। फिर हमारा अगला प्रश्न है ललित नाम किसका ग्रंथ है, तो आप इससे अवगत ही होंगे, बहुत ही फेमस है, मतीराम जी के हैं का ग्रंथ है ललित नाम। फिर आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्त की वो खेल कर जानो है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्तियाँ ठाकुर की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल जी का, वहाँ हम इनकी सबकी पंक्तियों को देख लेंगे। आलम है, बोधा है, द्विजदेव हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ये सी नंबर 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इससे भी अवगत होंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर, बालकृष्ण भट्ट ये भारतेंदु मंडल के कवियों की श्रेणी में ही आते हैं। फिर हमारा प्रश्न है रस कलश किसकी रचना है, तो रस कलश जो है वो बी नंबर हमारा यानी 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है रस कलश। अब आपको याद रखना है जो श्रीधर की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीधर की रचना कौन सी है फ्रेंड्स, इनकी रचना गुणवंत हेवंत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करूँ तो इनकी प्रेम पचीसी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैथिली शरण गुप्त की तो सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन भारत भारती जो हमारे पाठ्यक्रम में भी लगी है 1912 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, तो हमें बताना है। ये पंक्तियाँ फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में 1-2 बार रिपीट भी हुई हैं। त्रिलोचन की पंक्ति है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं और आप याद रखिए कि त्रिलोचन जो है वो छायावादोत्तर काल के यानी छायावादोत्तर काल को प्रगतिवादी काव्य भी कहा गया है, तो प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि माने गए हैं, ठीक है। इनका जन्म समय बात करूँ तो 1917 से 2007 माना गया है और इनका आप जानते हैं पूरा नाम क्या है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। चलिए आगे देख लेते हैं निम्नलिखित किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड बताना चाहूँगी, स्त्री लेखन का जो प्रस्थान बिंदु माना गया है वो मित्रों मरजानी है। अब बात आती है मित्रों मरजानी किसका उपन्यास है, तो ये कृष्णा सोबती द्वारा का लिखा प्रथम उपन्यास है कृष्णा सोबती का, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी में हुआ है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है, तो आपको पता ही है, एक और द्रोणाचार्य हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ये बताना चाहूँगी इनके और जो नाटक हैं उसको भी आपने याद रखने हैं, जैसे कोमल गांधार है, पोस्टर है, अरे मायावी सरोवर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कब जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई है। यह संवाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है, हमें ये बताना है कि यह संवाद जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बताना चाहूँगी सी नंबर यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्कंदगुप्त का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त हमारे पाठ्यक्रम में लगा भी हुआ है और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं ठेस कहानी के लेखक कौन है, तो इससे आप अवगत हैं, ठेस कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है, हमें बताना है कौन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, अर्थ सौरभ में ही कविता का प्राण है, ऐसा कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर यदि हम बात करें कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, ऐसा किसने कहा है, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने यह भी कहा है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। इनके निबंध कविता क्या मैं कविता क्या है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, ये वहाँ से ली गई है। कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, ये भी वहीं से ली गई है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई ए रिचर्ड की नहीं है। हमें बताना है कौन सी कृति है जो आई ए रिचर्ड की नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बताना चाहूँगी, 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। कल्चर एंड अनार्की जो है वो आई ए रिचर्ड की नहीं है। तो फिर हम आगे बात करते हैं कि ये जो ये प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक है, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये किसकी हैं? तो आई ए रिचर्ड के ही ग्रंथ हैं। ओके, हम अगला देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से हमें निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो पहले कौन सा आता है हमें यह बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन सही है। पहले आता है दोहा कोश, फिर श्रावकाचार, संदेश रासक, फिर कीर्तलता। तो दोहा कोश किसकी है? सरहपा की है। श्रावकाचार जैन आचार्य माने गए हैं, देव सेन की है, और यही आती है रास काव्य के अंतर्गत। 1-2 बार कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा भी है कि मैम रासों और रास को हम कैसे समझें, कैसे पहचानें। तो यदि आप इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने अलग अलग किए हैं रास और रासों को। तो श्रावकाचार देवसेन की है, संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की है, और कीर्तिलता जो है वो विद्यापति की है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से हमें निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ भी इससे भी आप अवगत हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले आते हैं कुतुबुन आते हैं, फिर आते हैं उस्मान आते हैं, फिर कासिम शाह आते हैं, फिर नूर मोहम्मद आते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ यदि आपने मेरी पिछली वीडियो यानी अभी हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर ही रहे हैं या आप उसको वॉच कर रहे होंगे तो आप राइट आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से काव्य कृतियों का हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो इसका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले आता है ललित ललाम, ये मतिराम का है। भाव विलास किसका है? तो देव की रचना है। और ललित ललाम जो है मतिराम के ग्रंथ का नाम। इसका मैं आपको प्रकाशन वर्ष बताना चाहूँगी, 1664 ईस्वी है ललित ललाम का। जो भाव विलास है वो देव की है, 1689 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। श्रृंगार निर्णय किसका है? तो ये भिखारी दास का है। और जगत विनोद जो है वो पद्माकर जी का है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अक्सर यहीं से प्रश्न फ्रेंड्स रिपीट होते हैं। आप कभी आपके क्वेश्चन होते हैं कि प्रकाशन वाले प्रश्नों को कैसे याद करूं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कवियों के दिए रहते हैं। किसी एक कवि का दिया हो तो बताना पॉसिबल भी हो। इसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आऊँगी, आपने याद कैसे करने हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग कवियों के दिए हैं तो हमें तो उनको याद ही करने पड़ेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार हमें निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम लगाना है। तो पहले कौन आते हैं? इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूं। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 नंबर है। पहले भगवती चरण वर्मा आते हैं। भगवती चरण वर्मा का जो जन्म समय है फ्रेंड्स दिया है 1903 से 1981 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का है। फिर जैनेन्द्र आते हैं। तो जैनेन्द्र 1905 से 1988 ईस्वी माने गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी से आप अवगत ही हैं, 1907 से 1971 ईस्वी माने गए हैं। और अमृतलाल नागर जो हैं 1916 से 1990 ईस्वी तक माने गए हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया गया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इससे आप अवगत ही हैं क्योंकि बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है बता दूं, 2 नंबर ऑप्शन सही है। पहले इंदुमती का प्रकाशन वर्ष 1900 में हुआ। यह किशोरीलाल गोस्वामी की है। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, 1915 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। मकरील बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, आप जरूर इसको याद रखिए। यशपाल की है, 1934 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर आता है कफन। तो कफन प्रेमचंद्र जी का है, 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। एक बात मैं और बताना चाहूँगी, इंदुमती को आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। और हमारे पाठ्यक्रम में पत्रिकाएं लगी हैं। समकालीन पत्रिकाओं का टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, ठीक है। पहले पत्रिकाएं थी लेकिन अभी एक अलग से दे ही दिया गया है समकालीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप उसको ध्यान दीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूँगी, 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहले आता है आजकल, और फिर आता है सारिका, फिर समकालीन भारतीय साहित्य है, फिर नया ज्ञानोदय है, ठीक है। तो इसके संबंध में बताना चाहूँगी, आजकल जो है वो मासिक पत्रिका है। और ये मासिक पत्रिका 1945 ईस्वी में दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक कौन थे? प्रवीण उपाध्याय हैं, योगेंद्र दत्त शर्मा हैं।
ये थे। और फिर सारिका की बात करूं तो 1967 में ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। कमलेश्वर इसके संपादक थे। फिर समकालीन भारतीय साहित्य की बात करूं, यह भी दिल्ली से ही प्रकाशित होती थी। इंद्रनाथ चौधरी इसके संपादक थे। नया ज्ञानोदय, यह भी मासिक पत्रिका है, दिल्ली से यह भी प्रकाशित होती थी। रविंद्र कालिया इसके संपादक थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन सही है। पहले हानूस आता है, फिर माधवी, फिर मुआवजे, फिर आलमगीर। तो हानूस का प्रकाशन वर्ष बता दूं 1977 ईस्वी है। फिर माधवी है तो माधवी 1985 में प्रकाशित हुई। मुआवजे की बात करूं तो यह 1993 में प्रकाशित हुई है। आलमगीर की बात करूं फ्रेंड्स 1999 में प्रकाशित हुई है। ये भीष्म साहनी के नाटक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर कई बार रिपीट भी हुए हैं। फिर प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन सही है। पहले आता है बिना दीवारों का घर, ये बता दूं मन्नू भंडारी का नाटक है, 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। ठहरा हुआ पानी, यह किसका है? शांति मेहरोत्रा का है, 1975 में प्रकाशित हुआ। जो राम रचिराखा 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मृणाल पांडे का है। नेपथ्य राग किसका है? 2004 ईस्वी में प्रकाशित हुआ नेपथ्य राग, मीरा कांत का यह नाटक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, 1 नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स इसका सही है। पहले संपत्ति शास्त्र है, फिर साहित्य लोचन है, संस्कृत के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप आता है। तो संपत्ति शास्त्र कौन सी विधा है? निबंध विधा है। मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहूँगी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग विधाओं को हमें सही क्रम में लगाना होता है। तो संपत्ति शास्त्र क्या है? ये निबंध विधा है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, 1907 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है संपत्ति शास्त्र का। फिर बात करूँ साहित्य लोचन का, तो ये आलोचना विधा की रचना है, 1922 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है। फिर संस्कृत के 4 अध्याय से आप अवगत ही हैं, यह भी आलोचना विधा है, रामधारी सिंह दिनकर की है, 1956 ईस्वी प्रकाशित हुई है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, यह किसका है? यह भी आलोचना विधा के अंतर्गत आती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, यह 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है रचना काल के आधार पर हमें निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम लगाना है। ये देखिए हमारे इकाई 3 से लिया गया है। फ्रेंड्स एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप जब भी क्वेश्चन लगाएं ना तो आप हमेशा डिवाइड किया करिए कि ये प्रश्न किस लेसन से लिया गया है, क्योंकि मेरी तैयारी सबसे ज़्यादा मजबूत हुई है। मैं अक्सर क्वेश्चन को डिवाइड बहुत जल्दी करती हूँ। जैसे मैं प्रश्न देखती हूँ सबसे पहले मैं ढूंढ लेती हूँ कि किस लेसन से आया है ये, और इस लेसन से कितने प्रश्न आए हैं, किस किस वर्ष में कितने प्रश्न आए हैं, ये यहाँ से मैंने बहुत सीखा है, तो इसलिए मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ। चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है रचना काल के आधार पर हमें निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन सही है। पहले आता है काव्यादर्श। बता दूं फ्रेंड्स, काव्यादर्श ये 7वीं शती का ग्रंथ है, आचार्य दंडी का है। ध्वन्यालोक इसकी बात करूँ तो ये 9वीं शती का है, आनंदवर्धन का है। काव्य मीमांसा की बात करूँ तो काव्य मीमांसा 9वीं शती का ही है, यह राजशेखर का है। साहित्य दर्पण की बात करूँ तो ये 14वीं सदी का ग्रंथ है, यह कविराज विश्वनाथ प्रसाद का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित रचनाओं को उनके सही अनुक्रम, रचनाओं को हमें जोड़ी मिलाना है, सुमेलित करना है। अच्छा, मिलान करने वाले क्या था, पहले प्रश्न ज़्यादा आते थे फ्रेंड्स, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन, चलिए पहले हम मिलान ही कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? तो बता दूं हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने लिखा है? परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। अब हम देख लेते हैं एक का दूसरा पहले हमारा कहाँ चल रहा है, तो हम यहाँ से मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर एक का दूसरा फ्रेंड्स सिर्फ एक जगह है, 2 नंबर ऑप्शन पे, तो ये ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 दिया गया है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ हमें सम्मिलित करना है। तो यहाँ भी हमें यही करना है जो हमने वहाँ कहा किया। तो हम पहले देख लेते हैं कि स्त्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो यहाँ पर वैसे भी स्त्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं।
फिर रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करूं तो विष्णु स्वामी माने गए हैं। सनकादि संप्रदाय के निम्बरकाचार्य हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हित जी माने गए हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा ए का एक नंबर कहाँ पे मैच कर रहा है। जहाँ पे ए का एक नंबर पे मैच करता है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ भी हमारा 2 नंबर यानी करेक्ट है। ठीक है, फिर ये प्रश्न लगाना आपके लिए बहुत ईजी है, बस आपको 1-2 प्रश्नों की श्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, तो आप इसको कर देंगे। फिर यहाँ निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ हमें सम्मिलित करना है। यहाँ भी हम देखते हैं, पहले चिंतामणि को देखते हैं कि चिंतामणि का संबंध किससे है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाता है फ्रेंड्स, 1 मिनट, चिंतामणि जो है इनका जो काव्य ग्रंथ है वो काव्य प्रकाश है चिंतामणि का। फिर हम मतिराम की बात करें तो मतिराम का आप देख रहे हैं रसराज है, रसराज को हम मिला देते हैं मतिराम से। फिर हम भूषण को मिला देते हैं तो भूषण का शिवा बावनी है। फिर शिवा बावनी भूषण का है। रसलीन की बात करें तो रसलीन जी का अंग दर्पण है। अब हम देखते हैं कि ए का 5वां नंबर कहाँ पे जा रहा है। तो हमने देखा कि 4 नंबर ऑप्शन पे ए का जो है 5वां नंबर जा रहा है, यानी ये हमारा राइट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ भी हमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है कुमार पाल प्रतिबोध। हम देख लेते हैं कुमार पाल प्रतिबोध कहाँ जा रहा है। तो ये सोमप्रभ सूरी का है, यानी 3 नंबर हमारा ऑप्शन सही है। फिर प्रबंध चिंतामणि की बात करूँ तो प्रबंध चिंतामणि कहाँ जा रहा है, मेरतुंग का है, तो हम इसको मिला देते हैं जौनाचार्य मेरतुंग जी से। कुमार पाल चरित की बात करूँ तो ये हेमचंद्र का है। फिर हम्मीर रासो की बात करूँ तो हम्मीर रासो किसका ग्रंथ है, सारंगधर का है, 1375 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अब हम देख लेते हैं कि कुमार पाल प्रतिबोध 3रे नंबर पे, तो हमारा 3रा नंबर कौन सा है, यानी 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हमारा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो आप इससे अवगत ही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कवि वचन सुधा से मिलाना है, यानी एक का हमें चौथा मिलाना है। प्रेमचंद्र जी से आप ही अवगत ही हैं, ये हंस पत्रिका के संपादक थे। महाप्रसाद द्विवेदी सरस्वती से, और अजय जी हैं प्रतीक पत्रिका के। तो हम देख लेते हैं हमारा ए का चौथा नंबर कहाँ पे जा रहा है, यानी हमारा 4 नंबर ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट है ना। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें प्रीवियस ईयर का लिंक आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी। 1990 से लेकर के 2018 तक के प्रश्न हैं, वहाँ आप मॉक टेस्ट कीजिए, वहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। करेक्ट ऑप्शन आप जब भी हम यहाँ प्रीवियस ईयर प्रश्न करवाएं तो आप वहाँ से लगाते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो हम देख लेते हैं, पहले हमारा ए नंबर है काव्य कला और अन्य निबंध। तो इसका संबंध किससे है, काव्य कला और अन्य निबंध का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स जाता है ये जयशंकर प्रसाद की ओर, काव्य कला और अन्य निबंध, यानी ए का 3रा नंबर है। फिर शेष स्मृतियाँ की बात करूँ तो ये रघुवीर सहाय का है, शेष स्मृतियाँ रघुवीर सहाय जी का है। फिर आगे बात करूँ मेरी जीवन यात्रा, तो मेरी जीवन यात्रा किसका है, यह राहुल सांकृत्यायन जी का है। फिर श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा जी का है। अब हम देख लेते हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ए का 3रा नंबर कहाँ पे जा रहा है। जहाँ पे ए का 3रा है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें सम्मिलित करना है कवियों से। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, ये हमें मिलाना है। तो ये किसका है, ये निराला जी की पंक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निराला जी की है। फिर होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, ये किसकी है, ओ सॉरी फ्रेंड्स, कर्म का भोग, भोग का कर्म, ये जयशंकर प्रसाद जी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। फिर होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, ये किसकी है, निराला जी की है। मौन भी अव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये किसका है, अजय जी की, बहुत ही फेमस पंक्ति है ये कविता। फिर परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो बता दूं ये किसकी है, ये मुक्तिबोध जी की है। अब हम देख लेते हैं हमारा ए का 3रा नंबर कहाँ पे सम्मिलित हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स वो करेक्ट है। हम कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर हमें
पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। पहले आते हैं पर्णदत्त। तो आपको पता ही है पर्णदत्त किसके हैं, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं, ये उनका है, प्रसाद जी का है। फिर हेरूप किसका पात्र है, तो हेरूप जो है वो कलंकी नाटक का है और ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। फिर है उक्काक किसका है, तो उक्काक जो है वो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। गालब किसका पात्र है, तो गालब जो है फ्रेंड्स वो माधवी का पात्र है और ये भीष्म साहनी का नाटक है, माधवी है ना। तो हम देख लेते हैं ए नंबर हमारा दूसरा कहाँ पे सम्मिलित हो रहा है, तो यहाँ पर 2 नंबर। अच्छा, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ ऐसे प्रश्न आएंगे तो हमें क्या करना है, बड़े सूझबूझ के साथ हमें करना है काम, ठीक है। तो यदि ऐसे यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे भी पहला है, 4 नंबर भी पहला है, 2 नंबर, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो मिला लेंगे कि हम पहले मिला लेंगे, देख लेंगे कि यदि हम इसको मिलाते हैं 4 नंबर का ए का दूसरा हो गया, लेकिन हम बी का देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे जा रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि हेरूप जो है वो कलंकी नाटक का ही है ना। तो इसलिए हमारा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें निम्नलिखित एकांकियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो बता दूं फ्रेंड्स, जोंक किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है जोंक। देख मिला लेते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क जी की है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप की बात करूं तो ये किसका है, ये सेठ गोविंद दास का है, ये शिवाजी का स्वरूप, सच्चा स्वरूप। ही प्रतिभा का विवाह किसका है, तो यह भुवनेश्वर का है, प्रतिभा का विवाह। पृथ्वीराज की आंखें, इससे तो आप अवगत ही हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बहुत ही फेमस एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें। तो फिर हम देख लेते हैं हमारा ए का तीसरा नंबर कहाँ पे मैच हो रहा है, उपेंद्र नाथ अस्क जी से कहाँ पर मैच हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसे ही दिया है। अब ऐसे में हम डाउट खा जाएंगे, तो हम ए का तो हमने पहले मिला लिया। फिर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ भी है ऑप्शन, यहाँ भी एक तीसरा है, तो हमें देखना है कि जो बी नंबर हमारा कहाँ पे जा रहा है। तो बी नंबर हमने देखा 5वां नंबर पे ही जा रहा है, यानी शिवाजी का जो सच्चा स्वरूप है वो किसका है, सेठ गोविंद दास का, यानी 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर हमारा एक और प्रश्न है, 40 नंबर है। हमें देखना है, मिलान करना है रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो काव्य में अभ्यंजनावाद ये किसकी रचना है देखना है हमें। तो काव्य में अभ्यंजनावाद किसकी है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है। फिर चलते हैं, रस पीयूष निधि किसकी है, तो ये ग्रंथ है सोमनाथ का, रस पीयूष निधि। फिर रस कलश से आप अवगत ही हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है रस कलश का। हिंदी नवरत्न की बात करूँ तो ये मिश्र बंधुओं का है हिंदी नवरत्न, और इसमें 9 कवियों का वर्णन इन्होंने किया है नवरत्न के नाम से। इसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हम चूज कर लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3 नंबर ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। आप वीडियो को पॉज करके मिलान करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।